हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। प्रसाद बी के स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम और कोटिमान के बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम सार्थक अंक के बारे में बतलाएंगे कि सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक, यदि इस चीज़ को समझा जाए तो सार्थक का मतलब होता है शुद्ध, और अंक का मतलब किसी संख्या में प्रयोग होने वाला अंक। तो सार्थक का मतलब शुद्ध, अंक का मतलब अंक, यानी शुद्ध अंक ही आपकी कहलाती है सार्थक अंक नॉर्मल भाषा में। अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो जब भी किसी भौतिक राशि की हम माप शुद्ध रूप से करते हैं, जब भी किसी भौतिक राशि की माप हम शुद्ध रूप से करते हैं तो मापन करते समय उपयोग में जिस अंकों का हम उपयोग करते हैं उन अंकों की संख्या को ही कहा जाता है सार्थक अंक। हमने बोला कि जब भी किसी भौतिक राशि की हम शुद्ध माप करते हैं तो शुद्ध माप करते समय हम जिन जिन अंकों का उपयोग करते हैं उन अंकों को ही कहा जाता है सार्थक अंक। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, उदाहरण समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने किसी वस्तु का भार माप दिया 525। किसी वस्तु का भार हमने माप दिया 525, शुद्ध रूप से मापा कि किसी वस्तु का भार 525 ही है। तो हम इस 525 को सार्थक अंक नहीं कहेंगे, बल्कि इस मापी गई संख्या में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है उन अंकों की संख्या को हम कहते हैं सार्थक अंक। अंकों की संख्या को, बल्कि उस संख्या को नहीं, उन अंकों को हम कहते हैं सार्थक अंक। जितने अंकों की संख्या से यह संख्या बनी हुई है उन अंकों को ही कहा जाता है सार्थक अंक। जैसे में 525 संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है? 1, 2, 3 अंकों से मिलकर बनी है, तो यहाँ पे इसका सार्थक अंक कितना होगा? 3 होगा। ये 3 इसका सार्थक अंक होगा। उस संख्या को हम नहीं कहते हैं सार्थक अंक, बल्कि वह संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है उन सारे अंकों को ही कहा जाता है सार्थक अंक। जितने अंकों से बनी संख्या होती है उन सारे अंकों की संख्या को हम कहते हैं सार्थक अंक। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु की मैंने लंबाई माप दिया 50 मीटर, तो पूरे 50 को हम सार्थक अंक नहीं कहेंगे, बल्कि 50 संख्या में कितने अंक प्रयोग हुए हैं? तो 5 और 0, 2 अंक प्रयोग हुए हैं, तो यहाँ पे इसके सार्थक अंक कितने होंगे? 2। तो सार्थक अंक का मतलब यही होता है कि जब भी किसी भौतिक राशि की हम शुद्ध माप करते हैं तो मापन करते समय जितने भी अंकों को हम उपयोग में लाते हैं उन सारे अंकों की संख्या को कहा जाता है सार्थक अंक। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं? याद में रखेंगे कि सार्थक अंक ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम कहता है कि मान लीजिए किसी भी वस्तु का हम मापन कर रहे हैं तो उनमें सार्थक अंक कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन से अंक को लेते हैं कौन से अंक को नहीं लेते हैं, वही आज के नियम में बतलाया जाएगा। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम में बतलाया जाएगा। तो पहला नियम कहता है कि जब भी आप कोई संख्या लें, यदि वह संख्या अशून्य अंक हो, मतलब ऐसे अंकों से बनी संख्या है जिसमें शून्य न हो, तो उनमें जितने भी अंक आएंगे वे सारे अंक आपके सार्थक अंक में गिने जाएंगे। मतलब सभी अशून्य अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं। जैसे में हमने लिख दिया 6225 लिख दिया, 3555 लिख दिया, 268 लिख दिया। तो इनमें हमने ये संख्या लिखा हुआ है, तो जरा देखिए कि क्या इनमें कहीं भी शून्य नजर आ रहे हैं, या अंत में, या शुरू में, या बीच में,
कहीं भी शून्य नजर नहीं आ रहे हैं। तो जब कहीं भी शून्य नजर नहीं आ रहे हैं तो इस संख्या में, इस संख्या में, इस संख्या में हम जितने भी अंक लिए हैं वह सारे अंक आपके सार्थक अंक में गिने जाएंगे। जैसे ये वाली संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है? 1 2 3 4, इनमें सार्थक अंक 4 हो जाएंगे। ये संख्या 1 2 3 4 4 अंकों से बनी है, इसमें भी सार्थक अंक 4 हो जाएंगे। यह संख्या 1 2 3 3 अंकों से मिलकर बनी है, तो इनमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो पहला नियम याद रखेंगे कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं। मतलब ऐसी संख्या की माप लें जिनमें शून्य न हो, तो वह संख्या में जितने भी अंक प्रयोग में आए हुए रहेंगे उन सारे अंकों को आप कहेंगे सार्थक अंक। पहला। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कि देखिए, यदि कोई संख्या दिया हुआ है, यदि उस संख्या के बीच में शून्य दे दिया हो, बीच में यदि कोई संख्या दिया हुआ है जिसमें दशमलव न लगा हो, हम बिना दशमलव वाला भी बतला रहे हैं, ऐसी संख्या हम बतला रहे हैं, ऐसी संख्या कि हम सार्थक अंक बतला रहे हैं जिसमें दशमलव नहीं लगा है। जैसे इसमें भी दशमलव नहीं लगा है, तो हमने कहा कि इसमें यदि शून्य न आते हो तो ये सारे अंक आपके सार्थक अंक में गिने जाएंगे। और आगे हम ऐसी संख्या लेंगे, ऐसी हम संख्या लेंगे जिसमें भी दशमलव नहीं लगा रहेगा, लेकिन उसके बीच में शून्य आएंगे। कहाँ आएंगे? बीच में। मान लीजिए यही संख्या उठा लें 6 2, अब इसके बीच में कहीं भी शून्य डाल सकते हैं, डाल दिया। यहाँ भी डाल सकते हैं 5 5 5 डाल दिया, यहाँ भी डाल सकते हैं 2 0 6 0 8, हमने डाल दिया। हमने कहा कि यदि किसी भी संख्या के बीच में यदि शून्य आते हों, बीच में शून्य आते हों, तो वे शून्य भी आपके सार्थक अंक में गिने जाते हैं। जैसे ई वाली संख्या, पहले वाली संख्या में कितने अंक आ गए? 1 2 3 4 5, सार्थक अंक 5 हो गया। इस संख्या में 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 सार्थक अंक हो गए। ये वाली संख्या में आपका 1 2 3 4 5 अंकों से बनी संख्या है, तो इनमें 5 सार्थक अंक होंगे। तो इस नियम को याद में रखेंगे कि यदि दी हुई संख्या में दशमलव न दिया हो, तो इसके बीच में यदि शून्य आते हो तो वे शून्य आपके जो है सार्थक अंक में गिने जाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि अभी हम उन संख्याओं का सार्थक अंक बतला रहे हैं जिसमें दशमलव का उपयोग नहीं हुआ है। तीसरा रूल कहता है कि यदि दी हुई संख्या का मापन नहीं किया गया है, मतलब ऐसी हम संख्या लेंगे जो किसी की माप न हो और उसमें दशमलव भी न लगा हो, तब यदि उस संख्या के अंत में बिल्कुल अशून्य अंक के बाद यदि शून्य आता हो तो उन शून्यों को हम सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 3000 हो गया, 2500 हो गया, 6050 हो गया। तो यदि इनमें हमने कहा कि इनका सार्थक अंक ज्ञात कीजिए कि इनमें कितने सार्थक अंक हैं, तो देखिए पहली वाली संख्या 3000 में दशमलव नहीं दिया है, इस संख्या में भी दशमलव नहीं दिया है, इस संख्या में भी दशमलव नहीं दिया है, और साथ ही साथ ये किसी भी चीज की माप नहीं। मैंने पहले ही बोला कि यदि दी हुई संख्या किसी भी वस्तु की यदि माप न हो तो उस संख्या का जो अंतिम अशून्य अंक होता है उसके तुरंत बाद आने वाले जितने भी शून्य रहते हैं वे आपके सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। जैसे 3000 में अंतिम अशून्य अंक 3 है, तो इसके बाद आने वाला जो ये शून्य है ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तब इनमें सार्थक अंक कितने केवल बचेगा? एक ही अंक है, तो इसमें सार्थक अंक आपका 1 हो जाएगा।
इस संख्या में देखेंगे अंतिम अशून्य अंक 5 है, तो इसके बाद आने वाला शून्य आपके सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो कितने अंक बचे? 1 और 1 2, तो इनमें सार्थक अंक आपके 2 हो जाएंगे। और इस संख्या में देखेंगे कि यहाँ भी अंतिम अशून्य अंक 5 है, तो इसके बाद आने वाला शून्य जो है सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो इनमें सार्थक अंक तब कितने होंगे? 1 2 3, 3 अंकों है, तो यहाँ पे इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ये उन संख्या की हम बात कर रहे हैं जो किसी भी वस्तु का मापन नहीं है। और यदि चौथा नंबर में कहता है कि यदि यही संख्याएं किसी वस्तु की माप हो, अगर यदि यही संख्याएं किसी वस्तु की माप हो और उनमें दशमलव का प्रयोग न हुआ हो, तो अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले जितने भी शून्य हैं वे सारे आपके सार्थक अंक में गिने जाते हैं। तो दिमाग में इतना ही रखना है कि यदि दी हुई संख्या किसी वस्तु का मापन नहीं है तो अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाला जो शून्य होता है वह आपके सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। लेकिन शर्त है, कंडीशन है क्या? कि उनमें दशमलव नहीं लगा होना चाहिए। और यदि यही संख्या किसी वस्तु की माप हो तो अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले जो शून्य होते हैं वे आपके सार्थक अंक में गिने जाते हैं। जैसे यही संख्या मैंने उतार दिया, इसी संख्या को हमने उतार दिया इस क्षण, ये किसी वस्तु की माप है, मापी गई मतलब मापन है। तो इस क्षण मतलब जो होगा जब इनकी हम सार्थक अंक निकालेंगे तो अंतिम अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आए हुए हैं वे सारे आपके सार्थक अंक में गिने जाएंगे। मान लेते हैं ये किसी वस्तु का भार है, यह भी किसी वस्तु का भार 3000 है, यह भी किसी वस्तु का भार 2500 है, यह भी किसी वस्तु का भार 6050 है। यदि ये किसी वस्तु की माप है तो हमने बोला सारे अशून्य अंकों के तुरंत बाद आने वाले जो आपके शून्य हैं, अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले जो शून्य हैं वे सार्थक अंक में गिने जाते हैं। तो यहाँ पे कितने अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो सार्थक अंक 4 हो गए। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हो गए। 1 2 3 4, तो इसमें भी कितने हो गए? 4 हो गए। ये 4 नियम जो हैं उन अंकों से बनी संख्याओं का सार्थक अंक निकाला गया है जिसमें दशमलव का प्रयोग नहीं हुआ है। एक बार फिर से इस नियम को दोहराएंगे हमने कहा कि बिना दशमलव वाली संख्या का सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है, इस चीज को हम देखेंगे। पहला तो ये कहता है कि यदि कोई संख्या बिना दशमलव वाला हो और वह अशून्य अंकों से मिलकर बना हो, मतलब उनमें शून्य का प्रयोग न हुआ हो, तो वे सारे अंक जो है आपके सार्थक अंक में गिने जाएंगे। जैसे में हमने बोला एग्जाम्पल कि मान लीजिए 526 है, तो इनमें एक भी शून्य प्रयोग नहीं हुआ है और साथ ही साथ दशमलव भी नहीं लगा है, तो ये सारे अंक आपके सार्थक अंक में गिने जाएंगे। 1 2 3, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने होंगे? 3 होंगे। दूसरा नियम हमने कहा कि यदि कोई संख्या दिया है जिसमें दशमलव न लगा हो, तो यदि बीच में शून्य आता हो, बीच में इन संख्याओं के बीच में यदि शून्य आता हो तो उनको सार्थक अंक में गिना जाता है। जैसे 5 0 2 6, बीच में हमने 0 ले लिया, तो यदि इनके सार्थक अंक ज्ञात करना हो तो इस शून्य को सार्थक अंक में गिना जाता है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने होंगे? 4 होंगे। लेकिन यदि वही बात कहा कि यदि इस शून्य को अंत में रख दें, 5 2 6 0, ये 5260 संख्या हो गया। यदि इसका हम सार्थक अंक ज्ञात करें तो बात ये आती है कि क्या इस शून्य को अब सार्थक अंक में गिना जाए या नहीं। तो हमने अभी बतलाया कि इसको बतलाने से पहले आपको ये पता लगाना होगा कि जो दी हुई संख्या है वह किसी वस्तु की माप है कि नहीं है। यदि किसी वस्तु की माप है तब तो इस शून्य को आप सार्थक अंक में गिनेंगे। यदि यह शून्य किसी वस्तु का माप नहीं है
तो इसको, इस शून्य को आप सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इसमें दशमलव का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये मान लें कि यह किसी वस्तु का माप नहीं है। जब माप नहीं है तो अंतिम शून्य को हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, तो केवल कितने अंक बचेंगे तब 3। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह 5260 हो गया। अब इस क्षण ये मान लिया जाए कि यह किसी वस्तु की माप है। जब माप है तो ये अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में गिने जाएंगे। जब गिने जाएंगे तो इन अंकों को गिन लेंगे, 1 2 3 4, 4 अंक से बनी संख्या है, 4 अंकों से बनी संख्या है। तो यहाँ पे इसके साथ अंक कितने होंगे, 4 होंगे। तो अब तक तो मैंने उन अंकों से बनी संख्याओं का सार्थक अंक आपको बतलाया जो बिना दशमलव के रूप का था। अब उन अंकों से बनी संख्याओं का हम सार्थक अंक बतलाएंगे जिनमें दशमलव लगा हो। देखिए, अगला नियम कहता है कि दशमलव वाली संख्या का सार्थक अंक ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो पहला इसमें नियम कहता है, दशमलव वाली संख्या से बनी सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम में पहला नियम कहता है कि आप कोई संख्या लें। कोई भी हमने संख्या ले लिया, मान लीजिए हमने संख्या ले लिया 325 ले लिया, और कहता है कि मान लीजिए 325 हो गया, तो किसी भी संख्या में यदि दशमलव न दिखाई देता हो तो हम जानते हैं कि उसके अंत में हम दशमलव मान ही लेते हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि दी हुई संख्या में दशमलव का स्थान यदि बदल दिया जाए, मतलब दशमलव को यहाँ से उठाकर यहाँ पे कर दें, या यहाँ पे कर दें, या यहाँ पे कर दें, इस दशमलव का स्थान उठाकर यदि उसको इधर उधर कर दें तो फिर भी हम सार्थक अंक पर मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। अर्थात सार्थक अंक पर उस दशमलव का प्रभाव नहीं पड़ता है। कब? जब उस दशमलव का स्थान हम इधर उधर करेंगे तब। जैसे में यहाँ पे 325 को हम 325.0 भी लिख सकते हैं। तो एक क्षण इसका यदि सार्थक अंक निकाला जाए तो 1 2 3, 3 ही है, तो हम यहाँ पे सार्थक अंक 3 कह सकते हैं। अब इस दशमलव का स्थान यहाँ से हमने यहाँ कर दिया, 32.5 कर दिया, तो इस क्षण भी इसका सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3, 3 ही होंगे। अब दशमलव को यहाँ न करके हमने यहाँ कर दें 3.25, तो इस क्षण भी इसका सार्थक अंक कितने होंगे, 3 ही होंगे। अब दशमलव को यहाँ न करके यहाँ लगा दें 0.325, तो इस क्षण भी हमारा सार्थक अंक कितना होगा, 3 ही होगा। तो इस नियम को याद रखेंगे कि यदि दी हुई संख्या में दशमलव का स्थान बदल दिया जाए तो उसके सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है कि कोई संख्या दिया है, दशमलव वाली कोई संख्या दिया है, अगर दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के तुरंत बाईं ओर यदि शून्य दिया हो तो इस दशमलव के तुरंत बाद यदि दशमलव के तुरंत पहले शून्य है तो इस दशमलव के तुरंत बाद आने वाले जो शून्य होते हैं, जितने भी शून्य लें, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य, जितने भी शून्य लेते हैं तो वे आपके सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 0.05 हो गया, 0.0032 हो गया, 0.0078 हो गया। यदि इन संख्याओं का सार्थक अंक ज्ञात करना है तो हमने अभी बतलाया कि यदि दशमलव के तुरंत पहले, यदि दशमलव के तुरंत पहले यदि शून्य का प्रयोग हुआ हो तो इसके तुरंत बाद आने वाले जो आपके शून्य होते हैं ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं, बल्कि उन शून्यों को छोड़कर जो शेष आपके अशून्य अंक होते हैं केवल उन्हीं को सार्थक अंक में गिने जाते हैं। जैसे इस शून्य को छोड़कर केवल 1 अंक है तो सार्थक अंक 1 होगा, इन शून्यों को छोड़कर 2 अंक है, अशून्य अंक है तो 2 सार्थक अंक होगा, इन तीनों शून्यों को छोड़कर 3 अंक है तो 3 सार्थक अंक होगा। इस चीज को याद रखेंगे। लेकिन यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक दे दे, अशून्य अंक 1 से लेकर 9 तक हो सकता है,
दशमलव से पहले या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लो हमने 3 ले लिया। दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, तब इस दशमलव के तुरंत बाद आने वाले जो शून्य है उसको सार्थक अंक में गिना जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। 3.005 ले लिया, यहाँ पे मैं 3.005 ले लिया, 3.0005 ले लिया। यदि इनकी सार्थक अंक ज्ञात करना हो तो देखिए दशमलव के पहले अशून्य अंक है, मतलब शून्य नहीं है, तब इसके बाद आने वाले जो शून्य हैं ये सार्थक अंक में गिने जाएंगे। लेकिन यदि इसी दशमलव से पहले हमारे शून्य रहता तब इन शून्यों को, इसके बाद आने वाले शून्यों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। लेकिन दशमलव से पहले अशून्य अंक है तो इसके बाद आने वाले शून्यों को सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो आइए गिना जाए। अब ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है? 1 2 3, तो 3 सार्थक अंक होंगे। इनमें 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक होंगे। इनमें 1 2 3 4 5, तो 5 सार्थक अंक होंगे। याद रखिएगा। और आगे आपका कहता है कि यदि कोई संख्या दिया है जिसमें दशमलव का प्रयोग हुआ हो तो उसके अंत में आने वाले जो शून्य होते हैं, अंत में उस संख्या के अशून्य अंक के बाद आने वाले जो शून्य होते हैं वे आपके सार्थक अंक में गिने जाते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे कि नियम क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई संख्या आपका 3.25 है, ठीक, दशमलव लग गया संख्या में। तो यदि अशून्य, अंतिम अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आते हैं, 1 शून्य आए, 2 शून्य आए, 3 शून्य आए, 4 शून्य आए, जितने भी शून्य आते हैं वे आपके सार्थक अंक में गिने जाते हैं, चाहे वह किसी वस्तु की माप हो या न हो, क्योंकि इसमें दशमलव लग चुका है। अगर यही दशमलव नहीं लगा होता, हम केवल 3250 यानी 3250 में लिखता, तो इस क्षण हम ये पता लगाता कि ये किसी वस्तु की माप है कि नहीं है। क्योंकि इससे पहले वाले नियम में हमने बोला कि यदि किसी वस्तु की माप है तब तो शून्य को सार्थक अंक में गिनेंगे, यदि यह किसी वस्तु की माप नहीं है तो इस अंतिम शून्य को हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। लेकिन अगर यही संख्या में कहीं दशमलव लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए या यहाँ लग जाए, कहीं भी यदि दशमलव लग जाए, तब हम किसी वस्तु की माप हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंत में आने वाले सभी शून्यों को सार्थक अंक में गिना जाता है। तो हमने दशमलव यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे ये जो अंत में शून्य है इसको सार्थक अंक में गिनेंगे। तो गिनिए कितना आएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। वैसे ही 3.25 हमने 2 जीरो बढ़ा दिया तो इस क्षण कितना हो जाएंगे? 3 2 5 हो जाएगा। अब 3.25 हमने 3 जीरो बढ़ा लिया तो इस क्षण कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। अब आगे केवल अंतिम नियम है, सार्थक अंक ज्ञात करने के केवल अंतिम नियम है आपका कि यदि कोई दी हुई संख्या 10 के घातों के रूप में हो, 10 के घातों के रूप में हो, तो सार्थक अंक पर उन 10 के घातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में 2.5 गुणे 10 पर घाते 6 हो गया, या 0.325 गुणे 10 पर घाते -7 हो गया। यदि इस तरह की संख्या दिया हुआ है और इनका हमें सार्थक अंक ज्ञात करना है, तो हमने बोला अभी कि यदि दी हुई संख्या 10 के घातों के रूप में है तो इन 10 के घातों का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जब इन संख्याओं का सार्थक अंक ज्ञात करना हो तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने के बाद अब हम अपना पहले वाला नियम लगाकर हम सार्थक अंक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे में इसको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, तो देखने को है कि अब कितने अंकों से बनी संख्या है? केवल 2, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2।
इस संख्या में हमने इसको अनदेखा कर दिया, तो अब इसमें कितने अंकों से बनी संख्या है? 1 2 3, 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या है, तो 7 अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इस तरह हम लोग का सार्थक अंक क्या होता है? खत्म होता है। अब आगे जो है आपका कोटि मान, सार्थक अंक के बाद आपको हम समझा देते हैं कोटि मान, कि कोटि मान क्या होता है। कोटि मान आपका क्या होता है? देखिए, जब भी किसी संख्या का कोटि मान ज्ञात करना हो तो इस बात को हम ध्यान में रखते हैं कि पहले तो उस दी हुई संख्या को हम मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप क्या होता है? मान लीजिए कोई भी हमने संख्या लिख लिया, संख्या का लिख लिया कि 322 से हमने लिख लिया। इस संख्या का कोटि मान ज्ञात करना है। तो जब भी किसी संख्या का कोटि मान ज्ञात करना है तो अभी मैंने आपसे बोला कि पहले उस संख्या को मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप में लिखने का क्या नियम होता है कि सबसे पहले जब भी किसी संख्या को मानक रूप में लिखना रहता है तो पहले उस संख्या में हम दशमलव को ढूंढते हैं कि आखिर उस संख्या में दशमलव कहाँ है। तो हमने सार्थक अंकों में बतलाया कि कोई भी संख्या में यदि दशमलव न दिया हो तो उसके अंत में हम दशमलव मान लेते हैं, लगा हुआ मान लेते हैं। अब हमको दशमलव दिखाई दे दिया तो उस दशमलव को हम उठा लेते हैं और उस दशमलव को उठाकर हम कहाँ लेकर आते हैं? बाईं ओर लेकर आते हैं। और बाईं ओर लाने के बाद जो पहले वाला अशून्य अंक होता है उसके तुरंत बाद इस दशमलव को उठाकर लगा देते हैं। यानी इस दशमलव को यहाँ से उठाकर बाईं ओर आया तो पहला शून्य अंक हमको 3 दिखाई दिया, तो इसके तुरंत बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो 3.22 हो गया गुणे। जैसे ही हम दशमलव को उठाकर हम बाएं ओर अंतिम अशून्य अंक के बाद लगाते हैं, मतलब दशमलव का स्थान बदलते हैं, तो तुरंत जो होता है वह संख्या 10 के घातों के रूप में चली आती है। अब 10 के घातों के रूप में आएगी तो वह घात किस रूप का होगा? प्लस घात का होगा कि माइनस घात के रूप में होगा? तो ये दशमलव पर निर्भर करता है कि आखिर दशमलव को किस साइड से किस साइड की ओर लेके आए हैं। तो इस चीज़ को याद में रखेंगे कि यदि दशमलव को हम दाएं से लेकर आते हैं, दाएं से लेकर आते हैं तो प्लस घात करते हैं, और बाएं से लेकर जाते हैं, दशमलव को हम बाएं से लेकर जाते हैं तो माइनस घात लिखते हैं। बस इसी पॉइंट को दिमाग में रखना है कि यदि दशमलव को हम दाएं से लेकर आते हैं तो प्लस घात, बाएं से लेकर जाते हैं तो माइनस घात। तो इस दशमलव को हम दाएं से लेकर आ रहे हैं तो प्लस घात होगा। कितना प्लस घात होगा? जितने अंक पर दशमलव को लेके आए हैं उतना ही प्लस घात होगा। और हमने दशमलव को यहाँ से यहाँ लगाया, 1 2 अंक के बाद लेकर आया तो +2 घात कर लेंगे। तो यही आपका मानक रूप हो गया। अब जैसे ही हम दी हुई संख्या को मानक रूप में बदल लेते हैं, तो चूंकि मुझे ज्ञात करना है कोटि मान, तो कोटि मान जब भी ज्ञात करेंगे और 10 के घातों के रूप में संख्या जब बन गया, यानी मानक रूप में यह तय हो गया, तो जो 10 के घात होता है उसको अभी साइड में रखते हैं। और साइड में रखने के बाद जो बची हुई अंक होते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं, यानी तुलना करते हैं। किससे? √10 से, जिसका मान होता है 3.16 से हम तुलना करते हैं। क्या होता है? 3.22 का 3.16 से हम तुलना करेंगे, और तुलना करते समय ये देखते हैं कि ये मान, दिया हुआ मान 3.16 से बड़ा है कि छोटा है। यदि दी हुई संख्या 3.16 से बड़ा रहेगा तो कोटि मान ज्ञात करते समय जो 10 के घात था उसमें 1 की वृद्धि कर देंगे। अगर यही दी हुई संख्या इस संख्या से छोटी है, यदि छोटी है तो कोटि मान ज्ञात करते समय 10 के जो घात होता है केवल उसी को हम उतार देते हैं, मतलब लिख देते हैं, उसमें कोई संख्या का वृद्धि नहीं करते हैं। तो आइए कंपेयर किया जाए। 3.22 3.16 से बड़ा है कि छोटा है? तो 3 है तो 3 है, दशमलव है तो दशमलव है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यानी ये संख्या बड़ा हो गया।
तो जब ये संख्या बड़ा होता है तो मैंने बोला कि 10 के घात में 1 की क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो वृद्धि कर दिया तो 10 पर घाते कितना हो गया, 3। यही आपका निकल गया कोटि मान। फिर से एक बार देखेंगे, 0.0 2 3 5। यदि इस संख्या का कोटि मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, मानक रूप में बदलिए। तो हमने बोला कि जब भी हम मानक रूप में लिखते हैं तो पहला जो अशून्य अंक होता है उसके तुरंत बाद हम दशमलव लगाते हैं। अब इस दशमलव को उठाकर हम पहला अशून्य अंक को खोजेंगे। तो पहला अशून्य अंक 2 3 5 में 2 ही है, मतलब दशमलव को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लगाना है। लगा दीजिए 2.35, तो गुणे 10 के घात के रूप में हो जाता है। ऊपर मैंने बतलाया तो 10 के प्लस घात के रूप में होगा कि माइनस घात के रूप में होगा। तो देखिए दशमलव को कहाँ से लेके जा रहे हैं, बाएं से लेके जा रहे हैं, तो माइनस घात होगा। तो माइनस घात कितना माइनस घात होगा, 1 2, 2 अंक पर ले गए तो -2 घात होगा। अब इसको हम अनदेखा करेंगे इस क्षण, तो इसलिए बची हुई अंकों से हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे किससे, 3.16 से, कि बड़ा है कि छोटा है। ये 2 है 3 है, ऐसे ही अब बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब यह संख्या छोटा है। तो जब छोटा रहता है तो कोटि मान ज्ञात करते समय जो 10 के घात को मैंने छोड़ा था उसको ज्यों का त्यों क्या करते हैं, उतार देते हैं। यही आपका उत्तर हो जाता है। अगर यही आपका बड़ा होता, बड़ा रहता तो इसके घात में हम 1 की क्या कर देते, वृद्धि कर देते। यही है आपका कोटि मान। बस दिमाग में इतना रखना है कि किसी भी दी हुई संख्या का जब कोटि मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उस संख्या को मानक रूप में लिखेंगे, और मानक रूप में लिखने के बाद जो 10 के घात आएगा उसको हम इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे। जो बची हुई संख्या होती है उसको 3.16 से हम तुलना करेंगे, और तुलना करते समय देखेंगे कि वह संख्या 3.16 से बड़ी है कि छोटी है। अगर बड़ी है तो 10 के घात में 1 की वृद्धि कर देंगे, वही आपकी कोटि मान निकल जाएगा। अगर संख्या छोटी है 3.16 से, यदि वह दी हुई संख्या छोटी है तो 10 के जो घात रहते हैं वही आपका कोटि मान हो जाता है। तो आशा रखते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को कई बार देखिएगा, उम्मीद लगेगा कि आपको अच्छा से अच्छा यह समझ में आएगा। और इस तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।